चलें जी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ इस सवाल के लिए भी और ओवरऑल, क्योंकि अगर एक ही दफा लिखेंगे तो सारे पॉइंट्स तो उस तरह से याद भी नहीं रहते। इफ एनी receivable are payable related to non-current assets, any receivable या payable related to non-current asset cannot be considered in cash flow statement only consider in their relevant account, relevant account या ledger। अगर कोई भी रिसीवेबल या पेएबल किससे रिलेटेड हो, नॉन करंट एसेट से रिलेटेड, तो आपने उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कंसीडर नहीं करना, सिर्फ वो अपने रेलिवेंट अकाउंट में चला जाता है बस। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई उधार पे नॉन करंट एसेट खरीदो, वो नहीं आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, लेकिन वो अपने अकाउंट में आएगा, क्योंकि वो एंट्री तो पास होगी ना, बिल्डिंग डेबिट या कैश डेबिट पेएबल, सॉरी कोई भी नॉन करंट एसेट डेबिट पेएबल क्रेडिट। कभी आपने एसेट बेचा हो, अगर आपने बेचा है 4 लाख का और आपको मिले अभी 3 लाख है, 1 लाख अभी लेना है, तो ये भी तो रिसीवेबल है, तो ये भी रिसीवेबल आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर 1 लाख नहीं आएगा, 3 लाख तो आएगा। ठीक होगी बात। दूसरा, इफ एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन is given, if any additional information is given, then their account मतलब कि ledger will be prepared, will be made, otherwise only difference will be taken। मतलब इसका ये, किसी अकाउंट जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर चीजें इस्तेमाल होती हैं, अगर उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई बात बताई हुई है तो लेजर बना लिया करो, गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। जिसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन ना हो उसको फिर लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, वो सिंपल डिफरेंस ले लो, लेजर बनाओगे भी सही तो डिफरेंस ही आना है। ठीक है, तो अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी तो लेजर बना लेंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो फिर डायरेक्ट डिफरेंस ले। ठीक है, तो ये दो ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर में। आगे चलते हैं, फिर इसके सवालों को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, लिखा हुआ है 2 सालों की इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। कैपिटल अकाउंट, लोन फॉर बिल्डिंग 150,000, अकाउंट पेएबल, फिर बॉन्ड्स पेएबल, बॉन्ड्स पेएबल हमारी लायबिलिटी होती है, ये लोन ही होता है। ये हमारा लोन ही होता है और ये नॉन करंट लायबिलिटी होता है। रिटेन्ड अर्निंग, इंपॉर्टेंट बात आ गई। अगर क्वेश्चन के अंदर रिटेन अर्निंग गिवन होगा तो कैपिटल के अंदर फिर प्रॉफिट और ड्राइंग्स नहीं जाएगा, फिर रिटेन अर्निंग का लेजर बनाएंगे।
रिटेन अर्निंग का लेजर भी बना ही लेते हैं, ऐसे कहा और हमें काम ही क्या है। रिटेन अर्निंग का लेजर बनाओ जरा, वैसे तो आपको आता है रिटेन अर्निंग का लेजर, अभी अभी आप लोगों ने ताजा स्टेटमेंट ऑफ चेंज एंड इक्विटी पढ़ा हुआ है, उसके अंदर रिटेन अर्निंग का कॉलम होता है जी, बना ले खुद ही रिटेन अर्निंग। अच्छा ये तो बताओ रिटेन अर्निंग के और नाम कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं? अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी इसे कहते हैं, अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट भी कहते हैं, और अगर बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से कोई वैल्यू बताई होगी वो भी यही होगी रिटेन अर्निंग। मतलब एसओएफपी के अंदर लफ्ज लिखा और रिटेन अर्निंग वो तो लिखा हुआ है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अनअप्रोप्रिएटेड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या लिखा हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो समझो रिटेन अर्निंग का बैलेंस है। और अगर ये क्रेडिट साइड पर पड़ा है तो डेबिट क्रेडिट साइड पर आएगा, डेबिट साइड पर भी हो सकता है क्योंकि एक्यूमुलेटेड लॉस भी तो हो सकते हैं। फिर पैट इसका यहां पे आएगा। अगर सवाल के अंदर रिटेन अर्निंग होगा तो रिटेन अर्निंग फिर प्रॉफिट और ड्राइंग्स कैपिटल में नहीं जाएंगी, यहां पर आ जाएगा डिविडेंड। बाकी रिटेन अर्निंग की वो सारी बातें यहां पर आ सकती हैं, जैसा कि ओसीआई टू रिटेन अर्निंग, रीवैल्यूएशन सरप्लस जो रियलाइज हुआ होता है, ये रीवैल्यू सरप्लस क्या है, ये एंटीबल का है, क्या है रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग। मतलब जिस एंट्री के अंदर रिटेन अर्निंग आएगा वो इसका हिस्सा बनेगा, ठीक होगी बात। अब बन गया लेजर। इस सवाल के अंदर हमें क्या फायदा मिलना है, अगर आपको सवाल के अंदर पैट ना गिवन हो तो ये तरीका है पैट फाइंड करने, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और अगर सवाल के अंदर टैक्स है ही नहीं तो यही प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, यही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नहीं समझ लगी तो फिर एक बात पूछूं, सोच समझ के जवाब देना, दोबारा बताने लगे। अगर आपके पास टैक्स नहीं है तो सपोज ये अमाउंट आ गई 5000, तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी यही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी यही है। अगर सवाल मिसाल के तौर पर क्वेश्चन के अंदर 1000 रुपए का टैक्स भी है तो ये तो फिर पैट है, पैट स्टैंड फॉर आफ्टर टैक्स, तो फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम खुद फाइंड करेंगे। तो ये 5000 में 1000 ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। पेपर में जज्बात में आके जल्दी में आके हम माइनस करके शुरू कर देते हैं। देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 5000, मतलब टैक्स माइनस करने के बाद, तो अगर बिफोर टैक्स चाहिए तो वापस ऐड कर दो, तो 6000 बनेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और अगर क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट आपको गिवन है तो फिर डिविडेंड यहां से फाइंड हो। तो 99% रिटेन अर्निंग से दो चीजें फाइंड होती हैं, या प्रॉफिट ना मिल रहा हो तो वो मिल जाता है, या फिर डिविडेंड मिल जाता है। लेकिन ये भी ख्याल रखना होता है कि कभी कभी नेट प्रॉफिट किसी और जगह से भी फाइंड हो जाता है, तो हम यहां से फाइंड करके गलती भी कर बैठते हैं। एक दफा इसकी एप्लीकेशन भी आई हुई है। चलें जी, कैपिटल अकाउंट से नहीं, अगर रिटेन अर्निंग का लेजर गिवन है फिर कैपिटल में प्रॉफिट नहीं जाएगा। और बड़ी चीजें हैं वो हम जब प्रॉफिट के बारे में मैं लिखवाऊंगा ना चीजें कि कहां से फाइंड होता है तो वो उसमें कवर करेंगे। लो मेरे भाई आगे आ जाते हैं। अक्रूड लायबिलिटी गिवन है, लैंड, फिक्स्ड एसेट्स, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कोई बता सकता है ये कॉस्ट है या बुक वैल्यू है? कॉस्ट है। अगर सवाल के अंदर ही अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो एसओएफपी के अंदर तो फिर बैलेंस कॉस्ट होते हैं। फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, नेट खुद बता दिया, इन्वेंट्री, प्रीपेड, कैश एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आ जाओ। कहता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, लो जी नेट प्रॉफिट उसने दे दिया, नेट प्रॉफिट दे दिया, डेप्रिसिएशन दे दी,
sold fixed assets with a cost rupees 50,000, accumulated depreciation 30,000 for rupees 17,000. कोई बता सकता है गेन है या लॉस है? कैसे पता चला लॉस है? 50 और 30 का डिफरेंस 20,000, 20,000 वाला एसेट 17,000 का बेचा, लॉस आ गया 3. डिक्लेयर्ड एंड पेड डिविडेंड 60,000, परचेज बिल्डिंग फॉर रुपीज 150,000 ऑन क्रेडिट पे आपने बिल्डिंग खरीदी. ठीक होगी बात? अब सवाल शुरू करते हैं. सवाल के लिए प्रॉफिट दिया जरूरी है, वो गिवन है, तो सवाल हमारा शुरू हो जाएगा, नाम आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो. फॉर द ईयर एंडेड, डेट आ जाएगी. सबसे पहले हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो क्या आएगा? पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स. कितना? ओके. एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, जो जो चीजें अवेलेबल हैं वो तो लिखे ना. 60,000. फिर लॉस ऑन डिस्पोजल 3,000. अब हम ये देखेंगे, है सारा फॉर्मेट ही. फॉर्मेट अगर आपको सही तरह से याद आए तो ये चीजें चलती जाएगी. कोई और चीज ऐसी जो एडजस्टमेंट वाली हो, कोई इंटरेस्ट हो, कोई इंटरेस्ट इनकम हो, कुछ भी नहीं है. चलें जी, तो फिर क्या करते हैं? खत्म कर दें इसको. प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 173,000. गॉट इट? अब वर्किंग कैपिटल में टिक क्रॉस कर लें. आओ जरा, कौन कौन सा वर्किंग कैपिटल इधर आना है, कौन कौन सा नहीं आना. सबसे पहले अकाउंट पेबल, ऊपर वाला भी आएगा या नहीं? यहां पे अकाउंट पेबल, फिर बॉन्ड पेबल आएगा. बॉन्ड पेबल तो लोन होता है. रिटेन अक्रूड लायबिलिटी आएगा. फिर आ जाओ ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस. लो मेरे भी 5 चीजें ऐसी हैं जो वर्किंग कैपिटल वाली, 5 चीजें ऐसी हैं जो वर्किंग कैपिटल के लिए हैं. तो 1 लाख से 3 लाख हो गया अकाउंट पेएबल. क्रेडिट अकाउंट पेएबल इंक्रीज 1,80,000 से. फिर अक्रूड लायबिलिटी 50 से 40. अक्रूड लायबिलिटी डिक्रीज कितने से? आउटफ्लो. फिर ट्रेड पेएबल 460 से 410. रिसीवेबल कम हो गए. अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज कितने से? 50,000 से. फिर हम आ गए इन्वेंट्री. इन्वेंट्री डिक्रीज हो गई कितने से? 20,000 से. प्रीपेड 15 से 20.
5,000 से बढ़ रहे हैं। प्रीपेड इंक्रीज, लो जी हमारे पास क्या चीज आ गई, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कितने से 40 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आगे बढ़े फिर, हाँ जी इंक्रीज, डिक्रीज है इन्वेंट्री, आगे डिक्रीज है, हाँ जी। उसके बाद आ जाता है इंटरेस्ट पेड, है ही नहीं, टैक्स पेड नहीं है, डिविडेंड है। डिविडेंड उसने कहा जी डिक्लेयर भी इतनी की है और पे भी की। वैसे भी अगर आप चेक करना चाहो तो रिटेन अर्निंग का लेजर बना लो, आपका बैलेंस आएगा। भला क्यों? क्योंकि प्रॉफिट भी गिवन है, डिविडेंड भी गिवन है। तो हमने यहां पर लिखना है डिविडेंड पेड, $60,000। ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरी होगी। डिविडेंड को आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी लिख सकते हो। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना? पॉजिटिव। अब आ गई हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और वो काम मैंने हमेशा ही आपसे करवाना है कि आप लेजर बनाएं पीपीई का और मुझे बताएं कि कितना एसेट खरीदे या बेचे। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सबसे पहले तो लैंड का अलग से लिख लो ना। लैंड 3 लाख से 5,60 हो गई, और नीचे लैंड की कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन भी, जिसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी ना हमने सिर्फ उसको करना है। तो ये तो सीधा सीधा 2,60,000 परचेज ऑफ लैंड। $2,60,000। हाँ जी, अब आ जाओ फिक्स्ड एसेट का लेजर बनाओ, और फिक्स्ड एसेट का लेजर बना के आप मुझे ये बताओ कि कितना नया एसेट खरीदा या बेचा। गलत नहीं होना चाहिए, ये आपके पास सामने पिक्चर है, आपने ये बताना है कि कितना फिक्स्ड एसेट खरीदे या बेचे। $1.5 लाख से खरीदा बेचा है क्या? कुछ भी नहीं खरीदा। कैश चले जी देख लेते हैं। आओ जरा, ब्रॉडन कितना है? 19 लाख। कैरिड ऑन कितना है? ओके,
अच्छा कॉस्ट पे बना रहे हो या बुक वैल्यू? कॉस्ट पे बना रहे हो तो डिस्पोजल कितना आ जाएगा? हमने बिल्डिंग घर में भी तो खरीदी है। ये लास्ट ऊपर वैसे स्टेटमेंट में गिवन ये परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर 150,000 ऑन क्रेडिट, एंट्री क्या पास होगी? बिल्डिंग डेबिट पेबल क्रेडिट। तो बिल्डिंग डेबिट करोगे पेबल के नाम से करोगे। अब अगर कैश आएगा ना इसके अलावा तो वो कैश पे चीज खरीदी होगी। अब अगर हम टोटल करते हैं तो इधर आता है 20 और इधर भी आ जाता है 20, तो इसका मतलब है कैश पे कोई चीज नहीं खरीदी। बिल्डिंग खरीदी जरूर है लेकिन कैश आउटफ्लो नहीं हुआ। ठीक है, तो ये तो गया। फिर आ गया डिस्पोजल, कैश फ्रॉम डिस्पोजल, कैश फ्रॉम डिस्पोजल कितना आया बेच के? 17,000। फिर आज जो इन्वेस्टमेंट है 25 से 50, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 25,000। और बताएं, ये चीजें वैसे याद होनी चाहिए कि अच्छा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या कुछ होता है, फाइनेंसिंग में क्या होता है, अपने सवाल में देख लिया करो। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म, फिर खत्म हो गया ये तो। चलो नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना? कितना? 268,000। इनफ्लो आउटफ्लो बी। अब आए जरा कैपिटल पे। अब आपने कैपिटल के अंदर डायरेक्ट लेजर नहीं बनाएंगे आप, क्योंकि इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं। लेजर कब बनाते हैं कैपिटल का पता है? जब रिटेन रखने का अकाउंट ना हो तो। जब रिटेन रखने का अकाउंट, अगर रिटेन रखने का अकाउंट मौजूद है तो फिर कैपिटल का लेजर क्यों बनाए? और ना ही कोई कैपिटल की एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो सिंपल 7,10,000 से 9,10,000 हो गया। कितना बढ़ गया? 2 लाख बढ़ गया सिंपल। तो इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल 2 लाख। लेकिन अगर आपको शेयर यानी रिटेन अर्निंग ना होता तो फिर पहले इसके अंदर पैट और डिविडेंड भी एडजस्ट करते, फिर उसके बाद चेंज देखते। हाँ जी, ये तो लेना ही नहीं है क्योंकि ये नॉन करंट एसेट क्या है? बॉन्ड 8 लाख से 3 लाख पे किया या लिया है? बॉन्ड पेड कितना से? 3 लाख से जी। हाँ जी, फाइनेंसिंग है ये। फाइनेंसिंग शुरू हो गई है, हेडिंग नहीं दी थी, बस खत्म होगी फाइनेंसिंग भी। या कुछ और है? कोई शॉर्ट टर्म लोन हो? डिविडेंड हम पहले लिख चुके हैं। चलो जी, कितना आ गया नेट? 1 लाख नेगेटिव, तो नेट 348 आ गया और 368 नेट डिक्रीज, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितना? 20,000 पॉजिटिव नेगेटिव, एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हाँ जी, ढूंढे जरा फिर अपना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एक ही है 50 और 30, 50 ऐड कर दो, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 30।
हाँ जी, हमें लगी। अच्छा, इसमें सीखा क्या आपने? नई चीज क्या सीखी? किसी भी नॉन करंट एसेट्स का रिसीवेबल या पेएबल हो अपने लेजर में तो जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर उसको हमें नहीं लेंगे। दूसरी हमने इंपॉर्टेंट चीज देखी कि हमने फिर लेजर बनाया भी सही, उसके अंदर वो जितना हमने उधार पे कोई लेन देन था वो लिखा भी है। दूसरी बात, रिटेन अर्निंग से हमने रिटेन अर्निंग का लेजर वैसे बनाया नहीं, बनाओगे भी सही ना तो वो बैलेंस आ जाएगा, बना के चाहे देख लो। कहते हैं एहतियातन इसका लेजर बना लेना चाहिए। रिटेन अर्निंग ओपनिंग कितना है? 6250 620 और पैड कितना है? 110। डिविडेंड कितना है? डिविडेंड कितना था? और इसको क्लोज कर दे तो आपका 670 आ जाएगा। चेक करके देख लो, यही आएगा। तो ये तो बैलेंस कर गया, तो नो इंक्रीज या डिक्रीज इन रिटेन अर्निंग। अब अगले सवाल के अंदर सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। कैपिटल अकाउंट आपको गिवन है, लॉन्ग टर्म लोन, बिल पेएबल। बिल पेएबल किस में आता है? करंट लायबिलिटी में या नॉन करंट लायबिलिटी? ये हमारा करंट लायबिलिटी होता है। एक्रूड एक्सपेंस, ट्रेड क्रेडिटर्स, अलाउंस फॉर बैड डेट्स। फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर ही बैड डेट्स का अलाउंस भी गिवन है। इसका मतलब है जो डेटर्स हैं वो ग्रॉस हैं, तो हम क्या करेंगे? ग्रॉस डेटर का भी डिफरेंस ले लेंगे, बैड डेट्स का भी डिफरेंस ले लेंगे, अलाउंस फॉर बैड डेट्स का, उनको अपनी अपनी जगह पर प्रेजेंट कर देंगे। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर ही है, तो जो गिवन होगी एसेट्स की वो कॉस्ट होगी या बुक वैल्यू होगी? वो कॉस्ट होगी, क्योंकि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है ना, इधर इक्विपमेंट की भी और फर्नीचर की भी। एसेट्स, इक्विपमेंट, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, कैश। पहली एडजस्टमेंट, इक्विपमेंट that had cost 23,000 and was 40% depreciated at the time of disposal, तो 23,000 का 40% ले लेंगे, वो आ जाएगी accumulated depreciation। 6,500 का बेच दिया, यहां से क्या मिला हमें? गेन या लॉस मिल जाएगा? बताओ जरा, गेन या लॉस है? 65,000 का 60% ले लो, बुक वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि 40% डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड एक्शन है ना। कितना? 138। ये वाला एसेट बेचा कितने का? 6। लॉस आ गया। आगे ये चीज इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। पेमेंट अगेंस्ट लॉन्ग टर्म लोन अमाउंटिंग टू 22,000, आउट ऑफ विच 12,000 वाज पेड बाय मिस्टर एक्स आउट ऑफ हिज पर्सनल अकाउंट। 22,000 की पेमेंट की है लोन की, जिसमें 12,000 उसने अपनी जेब से दी है। कोई बंदा इसकी एंट्री पास करेगा? लोन पे किया 22,000, 12,000 आउट ऑफ पर्सनल अकाउंट दिया, एंट्री क्या पास होगी? ड्राइंग्स तो नहीं, लोन पे किया है, लोन डेबिट। 22,000 से, कैश क्रेडिट 10,000 से, कैपिटल क्रेडिट 12,000 से। अब जरा दोबारा बात भी सुने मेरी, मैंने आपको एक बात बताई है, जिस चीज की एडिशनल इंफॉर्मेशन उसका अकाउंट लाजमी बनाया। आपका सवाल गलत नहीं होगा कैश फ्लो का। जिस चीज की एडिशनल इंफॉर्मेशन हो उसका लेजर बनाना। अब किस किस का लेजर बनाओगे? एक लोन का भी और एक कैपिटल का भी। कैश का तो नहीं बनेगा, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट तो बना रहे हैं ना। लोन का, लोन को जब डेबिट करोगे किस अमाउंट से करोगे? 10,000 कैश से, 12,000 कैपिटल से, तो इसमें कैश आउटफ्लो कितना आया? 10,000 या 22,000? जब लोन पे करते हो आउटफ्लो आता है ना, 10,000 आएगा, 22,000 क्योंकि बिजनेस का अपना कैश आउटफ्लो कितना हुआ है और लिखा हुआ है एंट्री के अंदर, नजर आ रहा है। डन। फिर आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सबसे ज्यादा पास। इसमें लोग घबरा गए थे जब ये सवाल, पेपर का सवाल है। जनवरी 1, 2013 ये हमारा साल का स्टार्ट है। द फर्नीचर वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब पता क्या है? ब्रॉड ऑन सारे का सारा गया, पूरा ब्रॉड ऑन।
इसका मतलब जो कैरिड ऑन होगा ना वो इस साल का खरीदा हुआ होगा। क्या लिखा हुआ है, जनवरी 113 जो हमारा साल का स्टार्ट है, द फर्नीचर वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, सारा ही डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन फर्नीचर का ऊपर कैरिड ऑन आ रहा है 80,000, 64,000 सारा डिस्ट्रॉय हो चुका है, 80,000 सारा नया परचेज किया। जो डिस्ट्रॉय होता है वो डिस्पोजल भी होता है, डिस्ट्रॉय का मतलब डिस्पोजल भी है। आगे देखते हैं, कहता है प्रोसीड रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी 60,000, 64,000 वाला एसेट के बदले इंश्योरेंस वालों ने हमें 60,000 रुपया दे दिया, लॉस नहीं हुआ। देखो 64,000 माइनस 15,000, तो ये वाला डेप्रिशिएट भी तो हुआ है, कितना 40, अब 49,000 के बदले इंश्योरेंस वालों ने हमें 60,000 दे दिया, गेन हुआ लॉस, गेन ऑन डिस्पोजल, ठीक हो गया। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड 7,500 अबव देयर कॉस्ट, 16,900 वाली इन्वेस्टमेंट आपकी कितने की बिकी होगी, 7,500 अबव देयर कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट 7,500 ही प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आपने इस साल इन्वेस्टमेंट सारी बेच दी है, कितने की बेची है, 24,400, और एंड पे लिखा हुआ है। अच्छा इसमें भी एक प्रॉब्लम होता है, 15,000 ईच मंथ, लोग जज्बात में आकर 15,000 ड्राइंग्स लिख देते हैं, ये 15,000 नहीं है, 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 1,80,000, आपकी ड्राइंग्स 1,80,000 है। अगर आप इस सवाल को गौर फरमाएं, बड़ा ध्यान से देखें, तो आपको पूरे सवाल के अंदर प्रॉफिट नजर नहीं आएगा। तो बताओ प्रॉफिट कहां से फाइंड कर पाओगे, प्रॉफिट कहां से आता होता है, या तो रिटेन, पहला रिटेन अर्निंग का लेजर, अगर वो नहीं है तो कैपिटल पे जाओ। पहला टारगेट रिटेन अर्निंग, अगर रिटेन अर्निंग का बैलेंस नहीं है तो कैपिटल अकाउंट। अच्छा मुझे सिर्फ प्रॉफिट फाइंड करके दे दो, ये सवाल आपके सामने है, अगर आपने प्रॉफिट फाइंड करके दे दिया तो बाकी सवाल होगा होमवर्क, अगर नहीं तो फिर इधर ही बैठे हैं। बात किधर है, थी अच्छा अगर कैपिटल अकाउंट नीचे कर दिया तो सवाल छुप जाएगा, तो मोबाइल पे खोले थे। चले एक पॉइंट और छोटा कर देते हैं, विजिबल है ना, चलिए पूरा सवाल ही आपको, प्रॉफिट गलत नहीं होना चाहिए। अब ना आपके सवाल शुरू हो गए मजे के, दो लाख 20,200 2,32,200 32,000 रिबा 2,32,200 32,200 हाँ लाख। चले बनाया कैपिटल प्लान फिर मिलके
जी कैपिटल अकाउंट ड्रॉडाउन कितना है 838 कैरी डाउन कितना है 1136 ड्रॉइंग्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है 180,000 लोन एक बात एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर जब जब कोई चीज डेबिट या क्रेडिट हो रही है जिस नाम से हो रही है पहले वो नाम लिखें। हमारा कैपिटल बड़ा जरूर है, बिजनेस के अंदर जो अमाउंट आई है ना वो 12,000 नहीं, 12,000 बाहर ही पे हो गया, तो कैपिटल क्रेडिट तो हुआ है ना। जब आपने वो 22,000 पे किया, ये एंट्री पास की थी, लोन डेबिट किया था। अब ये तो मैं जनरल एंट्री तो नहीं सिखाऊंगा ना। कैश आपने क्रेडिट किया था 10,000 से और कैपिटल क्रेडिट किया था 12,000 से, तो ये कैपिटल क्रेडिट तो हो रहा है। जितनी अमाउंट से कैपिटल क्रेडिट हो रहा है करो क्रेडिट, लेकिन वो कैश के नाम से नहीं होता। अगर कैश के नाम से होता तो इनफ्लो होता, कैश के नाम से होता तो इनफ्लो होता, लोन के नाम से बाकी जो डिफरेंस आएगा वो पैट आएगा। 2,20,000 बात समझ लगी। अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसकी एंट्री जिस अकाउंट में जाएगी अगर वो आपसे रिलेटेड है तो वो अकाउंट आपने बना। अच्छा मुझे लोन का अकाउंट भी बनाकर देते चले जो, ऐसे मैं अकेले क्या करूंगा। हाँ जी लोन का अकाउंट भी बना के दे दो मुझे, वो भी ऊपर ही है। मैं ये वो सारे आपसे अकाउंट बनवा लेता हूं ना जो आपको परेशान कर सकते हैं। लोन ये है, लोन का अकाउंट बनाएं और ये चेक करें कि हमने लोन लिया कितना या दिया कितना। कल बुक ले आना, फिर बुक से शुरू करते हैं कल, क्योंकि बेस बन गई। कोई भी कैश नहीं है, मतलब लोन सिर्फ 10,000 दिया है, 10,000 आउट हुआ है 10,000। मतलब अगर हम एंट्री पास करते हैं ना लोन की, लोन का अकाउंट बनाया जरा, तो लोन हमारे पास ब्रॉड ऑन कितना है 53800, कैरिड ऑन कितना है 318। आपका लोन पे हुआ है कैपिटल के नाम से 12,000, कैश के नाम से ये जो 10,000 है ये तो आउटफ्लो है ना, क्योंकि कैश है, ये कैश क्रेडिट हो रहा है। इसके अलावा अगर इधर आ जाता वो कैश लिया होता तो कुछ बराबर आ गया। तो अब हमारा सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिव फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये 10,000 आएगा कैश आउटफ्लो के नाम। ठीक है जी, सवाल आपने कंप्लीट करना एक ये वाला। क्यों नहीं किया? अभी तो बहुत सारी बातें क्यों वाली हैं, सिर्फ इसी बात पर थोड़ी कर। अभी तो मैंने इसके ऊपर ना थोड़ा सवाल एक दफा होना शुरू हो जाए ना आपके बगैर किसी, फिर मैं आपको बताऊंगा हम ऐसा करते क्यों है। देखिए हम लेते हैं नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट सारे का सारा कैश नहीं होता, उसके अंदर नॉन कैश वाली चीजें वापस रिवर्स कर देते हैं ताकि वो कैश फॉर्म में आ जाए। तो जब कैश फॉर्म में आता है ना तो आप ये आपने देखा होगा कि हमने जो नेट प्रॉफिट के अंदर सेल कितनी है, नेट प्रॉफिट के अंदर सेल कितनी है, सेल होती है ना नेट प्रॉफिट के अंदर, कितनी डेबिट है या कितनी कैश है और कितनी क्रेडिट है ये तो हमें नहीं पता। हम तो सिर्फ डेटर का डिफरेंस दीजिए एडजस्ट कर देते हैं और हम समझते हैं जी हो गया कैश। क्योंकि बैकएंड में पूरी स्टोरी है, इनडायरेक्ट मेथड है, वो बैकएंड में स्टोरी में बताऊंगा, एक 5-10 मिनट लगा के ना
आपको पिछली हिस्ट्री समझाओ, लेकिन वो इस क्लास में नहीं होगी, वो मॉर्निंग वाली क्लास में होगी, क्योंकि इस क्लास में हालत थोड़ी गैर होती है स्टूडेंट्स की। ठीक है, थोड़ा सी कोशिश किया करो कि आपकी हालत गैर ना हो, अपनी अपनी हालत रहे, बहुत फायदा होता है इसमें। ये एक दफा रीडिंग जरूर करनी है आपने, ताकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का आपको पता चल जाए। ये जस्ट उसने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बारे में बताया हुआ है। इसके बेसिक एग्जांपल स्टार्ट हो रही हैं, यहां से स्टार्ट हो रही है। तो पहले आपने एग्जांपल नंबर करनी है 9। ये बिल्कुल बेसिक टाइपिंग के एग्जांपल्स हैं। एक तो वो सवाल करना है पूरा, 9 और 10 एग्जांपल भी कर लेना, ये बेसिक लेवल की है। इसके अंदर ना वो एडजस्टमेंट नहीं है ज्यादा, देखिए इसमें भी एक एडजस्टमेंट ही है, और आपने सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड से करना है, डायरेक्ट मेथड से नहीं करना। तो एग्जांपल नंबर 5 वो वाली क्वेश्चन, और ये 9 और 10 ये बुक का है। और आपने सॉल्यूशन नहीं देखना, सॉल्यूशन देखोगे तो परेशान हो जाओगे। आप अपने तरीके से करें, जवाब ठीक आना चाहिए बस। ठीक है।